दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम राहुल और सीता को देखते हैं जो नदी के बीच में रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चौहान के गुंडे आ जाते हैं, जिसे देखकर बोट चलाने वाला नदी में कूद जाता है और हमें पता चलता है कि चौहान शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। फिर चौहान के गुंडे राहुल और सीता को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। अब अगली सुबह हम चौहान को देखते हैं। चौहान अपने छोटे भाई अंगद से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ चौहान की बेटी शान्विका आ जाती है और छत पे जाकर निशाना लगा रही होती है। असल में उसे निशाना लगाना बहुत पसंद था। तब वहाँ चौहान के गुंडे सीता और राहुल को लेकर आते हैं और शान्विका उन गुंडों से कहती है कि पापा तो बाहर गए हैं। फिर वो राहुल और सीता को देखकर समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिन्हें गुंडों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। शान्विका पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो? तभी शान्विका राहुल को बंदूक दे देती है और कहती है अगर तुम प्यार करते हो तो उसके लिए खुद को गोली मार लो। तब राहुल खुद को गोली मारता है पर उसे गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। फिर सीता की बारी आती है, लेकिन वो तो मना कर देती है कि मैं तो बस राहुल के साथ टाइम पास कर रही थी, कोई प्यार व्यार नहीं है। ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। फिर शान्विका उन गुंडों से कहकर उन दोनों को घर छुड़वा देती है और खुद कॉलेज के लिए निकल जाती है। असल में शान्विका को भी ज्यादा प्यार व्यार पर भरोसा नहीं था। अब सीन चेंज होता है और हम अरविंद को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में अरविंद को उसके पापा मिल जाते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, जिसके बाद अरविंद वापस कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरे सीन में हम चौहान को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त उनके सामने से सीएम की गाड़ी आती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी ब्रिज पर रोक देते हैं। उसी समय एक पुलिस वाला चौहान के पास आकर उससे कहता है कि तुम अपनी गाड़ी पीछे करो, पहले यहाँ से सीएम साहब की गाड़ी जाएगी। ये सुनकर चौहान उस ऑफिसर से कहता है कि तुम अपने सीएम का नाम तो बताओ, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि सीएम का नाम दद्दू है। तब चौहान अपने भाई अंगद से कहता है कि जरा दद्दू को कॉल तो मिलाओ। अब अंगद दद्दू को कॉल करके कहता है कि तुम्हें चौहान बुला रहे हैं। ये सुनकर दद्दू जल्दी से गाड़ी से उतरकर चौहान के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब अंगद दद्दू से कहता है कि तुम शायद चौहान साहब के पैर छूना तो भूल ही गए, जिस पर दद्दू तुरंत चौहान साहब के पैर छूता है। फिर चौहान दद्दू से कहता है कि तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारे पापा हमारे यहाँ पानी भरते थे और अब तुम इस स्टेट के सीएम बन चुके हो, लेकिन हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें समझ आता है कि चौहान काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, जिसके आगे सीएम की भी नहीं चलती। फिर चौहान के कहने पर न चाहते हुए भी दद्दू को अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ती है। तभी चौहान के जाते दद्दू अपने ऑफिसर से कहता है कि एक दिन मैं इस चौहान से जरूर अपने अपमान का बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम अरविंद को देखते हैं। वो बोट से कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और उसके साथ चौहान के गुंडे भी होते हैं। वो अरविंद की साइकिल बोट से उठाकर फेंक देते हैं और शान्विका को बोट पर बैठने के लिए कहते हैं। इस पर शान्विका उन गुंडों से कहती है कि तुम्हें ऐसे अरविंद की साइकिल नहीं फेंकनी चाहिए थी, वो हमारे कॉलेज का टॉपर है। पर वो गुंडे कहते हैं कि आपसे बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। तब शान्विका बोट पर बैठ के वहाँ से चली जाती है। अब आज कॉलेज में तुलसीदास जयंती होती है, तो अरविंद को इस जयंती पर पूरे कॉलेज के सामने स्पीच देनी थी, पर चौहान के गुंडों की वजह से अरविंद कॉलेज आने में लेट हो जाता है। फिर भी वो जल्दी से स्टेज पर पहुंचकर अपनी स्पीच देता है। इसके बाद उसी रात हम अरविंद की मॉम को देखते हैं, जिनका नाम लक्ष्मी है। वो चौहान के घर से काम खत्म करके आते वक्त खाना लेकर आ रही होती हैं। फिर घर पहुंचते वो देखती है कि गेंदा लाल जोरों से गाना बजाकर नाच रहे होते हैं और वो लक्ष्मी को भी अपने साथ नाचने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि ये गाना बंद करो, अरविंद पढ़ रहा है, उसे डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। खैर अब अरविंद के घर वाले खाना खाने बैठते हैं। तब अरविंद की बहन कहती है कि मैं चौहान के घर का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसके गुंडे ने मेरे भाई की साइकिल तोड़ दी है। और हमें पता चलता है कि बहन का नाम सिम्मी है। फिर अगले दिन हम अरविंद को देखते हैं। वो कॉलेज से छूटने के बाद देखता है कि चौहान के गुंडे उसकी साइकिल चोरी करके ले जा रहे होते हैं। तभी अरविंद उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उस समय शान्विका अरविंद को रोककर उससे कहती है कि तुम उनके पीछे मत जाओ और मेरे साथ चलो। जिसके बाद शान्विका अरविंद को एक नई साइकिल गिफ्ट करते हुए कहती है कि आज से ये साइकिल तुम्हारी है, लेकिन अरविंद साइकिल लेने से मना कर देता है। पर फिर भी शान्विका जबरदस्ती अरविंद को साइकिल दे देती है। इधर रात के समय दुबे अपनी बेटी के जन्म पर लड़कों को नचाता है, जहाँ गेंदालाल साड़ी पहनकर नाचते हैं। तब वहाँ चौहान का छोटा भाई पुष्कर भी आ जाता है और गेंदालाल के साथ नाचने लगता है। फिर घर जाने के बाद गेंदालाल नाच के पैसे गिन रहे होते हैं और वो अरविंद से कहते हैं कि तुम्हारी कॉलेज की फीस इकट्ठा हो गई है, जिससे अरविंद इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन वकील चौहान के घर आता है, जहाँ चौहान ने अपने भाई को बंद करके रखा था, क्योंकि उसका भाई थोड़ी
उल्टी खोपड़ी का है। वही अरविंद और उसके दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं। तब अरविंद का दोस्त श्याम उसे उसकी साइकिल ले लेता है और कहता है कि ये साइकिल कल रात के नाच के पैसों से खरीदी होगी, है ना। ये सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो श्याम को नीचे गिरा देता है और फिर ये आपस में लड़ने लगते हैं। तभी श्याम का दोस्त भी कुछ गुंडे बुला लेता है, लेकिन वहाँ शान्विका आ जाती है और वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है। इस पर अरविंद का दोस्त साहिल कहता है कि तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। तब अरविंद कॉलेज जाकर थैंक यू का लेटर लिखता है और साहिल को वो लेटर शान्विका को देने के लिए कहता है। तब साहिल जाकर शान्विका को लेटर देता है, लेकिन शान्विका लेटर को फाड़ देती है और कहते कि अरविंद को मेरे पास बुलाओ। तब साहिल अरविंद को बुलाता है। यहाँ अरविंद शान्विका को थैंक यू कहकर जाने लगता है, लेकिन शान्विका अरविंद को रोकती है और कहते कि अच्छे से थैंक यू तो बोलो। जिस पर अरविंद कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते समय शान्विका अरविंद को रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। जिस पर अरविंद मना कर जाने लगता है, लेकिन तब शान्विका कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती तो कर रहूंगी। अब रात के समय कुछ लोग बियर पी रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद शान्विका अरविंद से प्यार करने लगी है। फिर हम अरविंद को देखते हैं जो क्रिकेट खेल रहा होता है। तब वहाँ साहिल आ जाता है और कहता है कि तुम शान्विका से दोस्ती कर लो ना। जिससे अरविंद कहता है कि नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता। तो साहिल कहता है कि तुम उसे मना कर दो ना, लेकिन अरविंद कहता है नहीं, वो चौहान की बेटी है, वो किसी की भी नहीं सुनेगी। खैर अब अगली सुबह शान्विका अरविंद को देख रही होती है, जिसपे शान्विका को उसके सर कहते हैं कि तुम सोच क्या रही हो। तब शान्विका कहते कि सर पढ़ाई तो सब करते हैं, पर अरविंद ही टॉप क्यों करता है। जिसपे उसके सर कहते हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है और ये बात शान्विका को बहुत अच्छी लगती है। फिर लंच टाइम पे शान्विका अरविंद से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और 1 घंटे बाद तुम मुझे अपना जवाब लाइब्रेरी में आकर दे देना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शान्विका लाइब्रेरी में अरविंद का इंतजार कर रही होती है, पर वो वहाँ आता ही नहीं। फिर कॉलेज के बाद शान्विका रोड पर अरविंद का इंतजार करने लगती है। तब वहाँ से अरविंद जाने लगता है, पर शान्विका को देखकर वो दूसरे रास्ते से चला जाता है। इधर अब चौहान खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पुष्कर अपनी बंदूक लेकर आता है और अंगद को मोबाइल देकर बंदूक के साथ फोटो खींचने के लिए कहता है। जिसपे चौहान कहता है कि ये बंदूक लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तब पुष्कर कहता है कि इंजीनियर ने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चौहान कहता है कि मैं इंजीनियर से बात कर लूंगा, तुम कुछ मत करना, क्योंकि हर चीज धमकी से नहीं होती, कभी कभी बात करने से भी काम चल जाता है। अब वहाँ शान्विका भी आ जाती है। तब चौहान शान्विका को खाने के लिए बुलाता है, पर शान्विका सीधा किचन में जाकर अरविंद की मॉम से उसके घर का पता पूछती है और फिर वहाँ चली जाती है। अब शान्विका को घर पर देखकर सिमी पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए हो। शान्विका कहते कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई हूँ। तो सिमी शान्विका के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। तभी शान्विका अरविंद से कहती है कि तुम मुझे बिना जवाब दिए क्यों चले गए थे, आज रात 12 बजे तुम मंदिर के पास मुझे मिलो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सिमी खाना लेकर आती है, पर शान्विका तो वहाँ से निकल चुकी थी। फिर रात 12 बजे अरविंद और शान्विका छुपकर मंदिर के पास जाने लगते हैं। तब गेंदालाल पूछते हैं कि मैं भी चलूं क्या, पर अरविंद मना कर देता है। फिर अरविंद और शान्विका मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ अरविंद शान्विका को कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिसपे शान्विका कहते कि हम चौहान हैं। ये सुनकर अरविंद कहता है कि अगर तुम्हारे नाम में से चौहान हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर शान्विका अरविंद से शर्त लगाती है कि अगर वो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाएगी तो अरविंद को उससे प्यार करना पड़ेगा, और अगर वो अरविंद से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाई तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। खैर अब अगले दिन शान्विका कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ अरविंद आ जाता है, लेकिन वो शान्विका को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर शान्विका भी वापस जाने लगती है कि तभी लाइब्रेरी का सर कहता है कि अरविंद तो बहुत अनलकी है, वो क्या आपसे ज्यादा मार्क्स लाएगा। ये सुनकर शान्विका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सर से कहती है कि अगर आपने अरविंद के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में अरविंद टेंशन में बैठा होता है, पर साहिल उसे समझाता है कि शान्विका टॉप नहीं कर पाएगी। जिस पर अरविंद कहता है कि मुझे शान्विका के टॉप करने से नहीं बल्कि उसकी डेडिकेशन से चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर डाले। फिर हम देखते हैं कि शान्विका घर आती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे इस बार टॉप करना है। तब वहाँ पुष्कर भी आ जाता है और वो शान्विका से सेमेस्टर की स्पेलिंग पूछ लेता है, जिस पर भूषण नाम का पुलिस वाला उस पर हंसने लगता है क्योंकि शान्विका को वो भी नहीं आता था। तब शान्विका कहते कि वो इस बार टॉप कर रहेगी। अब रात के समय अरविंद को पढ़ते समय शान्विका की याद आ रही होती है कि तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम किसकी याद में खोए हो। तब अरविंद अपनी बहन पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर अरविंद साहिल को अपनी बात बताता है, जिस पे साहिल कहता है कि वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तू फालतू की टेंशन मत कर। खैर फिर कुछ दिन बाद उनके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और उनके पेपर का रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ शान्विका ने इस बार पूरे
कॉलेज में टॉप किया था, इसलिए अरविंद शान्विका से बचने के लिए रामपाल के खेत में छुपा होता है और कॉलेज भी नहीं जा रहा होता है। इधर शान्विका अरविंद को हर जगह ढूंढ रही होती है और उसके घर भी जाती है, पर अरविंद वहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि अरविंद के घर वालों को भी पता नहीं था कि अरविंद कहाँ है। अब एक दिन शान्विका साहिल को रोककर अरविंद को कॉल लगाने के लिए कहती है। तब अरविंद साहिल को बता देता है कि वो कहाँ छुपा है और शान्विका को भी अरविंद का पता चल जाता है कि अरविंद रामपाल के खेत में छुपा है। तो वो साहिल का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और साहिल से कहती भी है कि अगर तुमने किसी के फोन से भी फोन करके अरविंद को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इतना कहकर शान्विका अरविंद को ढूंढने निकल जाती है। अभी उसके जाने के बाद साहिल एक लड़के का फोन लेकर अरविंद को बता देता है कि शान्विका वहाँ आ रही है, पर अरविंद जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और अरविंद को किस कर लेती है। यहाँ अरविंद भी शान्विका के प्यार में पड़ गया था और फिर वो दोनों बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन अरविंद बहुत खुश होता है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि कौन है जिससे आप प्यार करते हो। तब अरविंद बता देता है कि वो शान्विका है। साथ ही वो कहता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात के समय अरविंद साहिल के पास जाता है। तब साहिल कहता है कि तू मेरे से 5 दिन से नहीं मिला है, जिससे अरविंद साहिल की बात का जवाब दिए बिना ही शान्विका से बात करने लगता है। यानी वो तो पूरे प्यार में पड़ गया था और ये बात साहिल को भी अच्छी नहीं लगती। खैर अब अगली सुबह अरविंद क्लास में बैठा होता है कि तभी वहाँ शान्विका आती है और क्लास का डोर लॉक करके अरविंद के पास बैठ जाती है, जिस पर अरविंद कहता है कि शान्विका जी ये क्लास है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। ये सुनकर शान्विका अरविंद को वहाँ से ले जाती है। फिर वहाँ से ये दोनों मंदिर चले जाते हैं, जहाँ शान्विका अरविंद को बताती है कि मैंने टॉप बेईमानी से किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं टॉप कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे कैसे भी दोस्ती करनी थी। ये सुनकर अरविंद भी उसे कुछ कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज शुरू हो जाता है और एक सर अरविंद को क्लास में ढूंढने लगते हैं, पर अरविंद तो वहाँ होता ही नहीं। तब श्याम खड़ा होकर कहता है कि एक नहीं सर, 2 बच्चे एब्सेंट हैं, अरविंद और शान्विका, और ये वही लड़का होता है जो अरविंद से उसकी साइकिल के लिए लड़ रहा था। तब ये सुनकर उसके सर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसके पीछे उसके दोस्त भी जाने लगते हैं। तब उनके सर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि सर जहाँ हमारा दोस्त होगा हम वहीं जाएंगे। खैर अब अगले दिन अरविंद और शान्विका कॉलेज जाने से पहले रामपाल के खेत में जाते हैं, जहाँ अरविंद कहता है कि हम 12 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाएंगे और श्याम भी वहीं होता है। तब उनके जाने के कुछ देर बाद श्याम पुष्कर को लेकर रामपाल के खेत में पहुंच जाता है, जहाँ शान्विका अरविंद को छुपने के लिए कहती है, पर पुष्कर उसे पकड़ लेता है और चौहान के गुंडे गेंदा लाल को भी पकड़ लेते हैं। फिर चौहान के गुंडे अरविंद, उसके पापा और उसकी माँ को चौहान के घर लाते हैं और शान्विका से पूछते हैं कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, जिस पर शान्विका कहते कि नहीं, अरविंद ही मेरे पीछे पड़ा था। यह सुनकर तो चौहान गेंदा लाल के हाथ में कील घुसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर चौहान के गुंडे उसके परिवार वालों को मारने लगते हैं। तब पुष्कर एक लोहे की रोड अरविंद के सीने में घुसा देता है और इसके बाद चौहान के गुंडे अरविंद और उसके परिवार वालों को मारते मारते उनके घर लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ उन्हें सिम्मी दिख जाती है। ये देखकर पुष्कर अरविंद की बहन का कपड़ा फाड़ देता है और उसे भी खूब मारता है। तभी साहिल भी उन्हें बचाने आता है, पर चौहान के गुंडे उसे भी खूब मारते हैं। अब वो अरविंद और उसके परिवार वालों को घर में बंद करके आग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी पुलिस को फोन करके सब बताता है, जिस पर भूषण कहता है कि मैं जल्द ही अपनी फोर्स भेजता हूँ। इधर अरविंद और उसके परिवार वाले बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और गांव छोड़कर अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। हालांकि बेइज्जती हो जाने के कारण सिम्मी एक कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शान्विका की दोस्त शान्विका को समझा रही होती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अरविंद तुमसे प्यार करने लगा था, जिस पर शान्विका अपनी दोस्त पर ही चिल्ला देती है और उसे भी अपने घर से भगा देती है। वहीं चौहान सोचता है कि वो शान्विका की जल्दी शादी कर देगा। तब पुष्कर कहता है कि शान्विका की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इधर अरविंद अपनी बहन का क्रियाक्रम करता है और वो अंदर से काफी टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद अरविंद के मामा अरविंद को रिक्शा चलाना सिखा देते हैं और अपने मालिक से कहकर उसे एक रिक्शा भी दिला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दद्दू अरविंद के घर आए हुए थे। यहाँ सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि सीएम होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर दद्दू कहता है कि वह चौहान को मिट्टी में मिला देगा और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर हम चौहान को देखते हैं, जिसे उसका वकील बता रहा होता है कि दद्दू ने उसे मिट्टी में मिलाने की बात की है, जिस पर चौहान कहता है कि सीएम बनने के बाद उसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, उसका भी इंतजाम करना होगा। फिर चौहान भूषण से शान्विका के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहता है और ये बात शान्विका को भी पता चल जाती है। तब वो अपने दोस्त को घर बुलाकर सारी बात बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि लड़की की एक गलती उसके पैरों में जंजीर बांध देती है। और ये सोचकर
शान्विका को भी टेंशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद रिक्शा चलाने लगता है और फिर एक दिन एक लड़की उसके रिक्शा में बैठने आ रही होती है कि तभी कुछ बाइक वाले उसे धक्का देकर निकल जाते हैं। तब अरविंद रिक्शा से बाहर आकर उस लड़की की मदद करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी कॉलेज में जाती है जहाँ अरविंद पढ़ता था। अब अरविंद पूछता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, उसे आईएएस बनना है। तो अरविंद कहता है कि आप आईएएस जरूर बन जाओगे। हालांकि अरविंद उसका नाम नहीं पूछ पाता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम भी पढ़ाई करते हो या नहीं। तब अरविंद कहता है कि हाँ, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें वो लड़की पढ़ रही है। ये सुनकर लड़की पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। अरविंद कहता है कि किस्मत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब पैसे देते समय वो लड़की अरविंद से कहती है कि कभी कभी किस्मत को भी मेहनत से बदलना पड़ता है। और ये बात अरविंद के दिमाग में हिट कर जाती है। यहाँ अरविंद ठान लेता है कि वो भी अब आईएएस बनकर रहेगा, तभी वो अपने परिवार का चौहान से बदला ले पाएगा। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में कुलदीप एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर जाकर देखता है कि आखिर वो कैसे रहते होंगे और वहाँ की शान शौकत देखकर कुलदीप भी इंस्पायर हो जाता है कि हाँ, मैं भी अब आईएएस का एग्जाम दूंगा। पर कुलदीप को ये नहीं पता था कि एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्वालिफिकेशंस लगती हैं। फिर रात को कुलदीप अपने मौसी के लड़के राजा के पास होता है, जहाँ वो बताता है कि मैंने आज आईएएस का बंगला देखा था और वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। तब राजा कहता है कि देखो भाई, वो आईएएस है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और ये नेता लोग तो 5 साल में बदल जाते हैं, पर एक आईएएस पूरी जिंदगी राज करता है। जो बात कुलदीप को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद कुलदीप दोबारा अपने रिक्शा चलाने वाले काम पर निकल जाता है और फिर जब वो वापस आता है तो घर पर एक चिट्ठी आई होती है। वो चिट्ठी उसकी मौसी ने भेजी थी, जिसमें लिखा था कि कुलदीप बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हम तुम्हें हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुलदीप के पापा का दिमागी संतुलन अब एकदम बिगड़ चुका है, उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं अब कुलदीप की मदद के लिए उसकी माँ भी लोगों के घरों में सफाई का काम करती है और उन्हें पसंद नहीं कि कुलदीप रिक्शा चलाए। वो तो बस चाहती है कि कुलदीप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके बाद जब कुलदीप सोने जाता है तो उसके जहन में बस आईएएस बनने का ख्वाब चल रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं आईएएस बन गया तो क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा, माँ को भी लोगों के घर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इसके बाद कुलदीप अगले दिन सीधा ध्री आईएएस कोचिंग सेंटर पहुँच जाता है, जहाँ वो लड़की उसे मिली थी। और आज हमें उस लड़की का नाम पता चलता है प्रेरणा, जो कुलदीप को पहचान लेती है। फिर कुलदीप उसे कहता है कि मैंने कल रात बहुत सोचा और एक बात समझ आई कि आईएएस बनकर सब बदला जा सकता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी। तब प्रेरणा उसकी मदद के लिए मान जाती है और कुलदीप को सब बता देती है कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। साथ ही वो कुलदीप से कहते भी है कि कल मेरे साथ मेरे पापा के पास चलना, वो तुम्हें आगे का बता देंगे, उन्हीं का ये कोचिंग सेंटर है। जो सुनकर कुलदीप प्रेरणा से उसका नंबर मांग लेता है और कुलदीप पर विश्वास करके वो अपना नंबर दे भी देती है। इसके बाद कुलदीप घर आता है और दोबारा से अपना बक्सा खोलकर पढ़ाई की चीजें सेट कर लेता है, क्योंकि अब उसे आईएएस बनना ही था। इधर हम शान्विका के घर पर देखते हैं कि उसे सबने घर में कैद कर लिया है और आज जब वो बाहर घूमने का सोचती है तो पुष्कर उसे चुपचाप अंदर भगा देता है और चौहान भी कुछ नहीं कहता। तभी ये सब देख रहा पुलिस वाला भूषण कहता है कि चौहान साहब, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शान्विका से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो पुष्कर भड़क जाता है कि तेरी औकात भी नहीं है शान्विका से शादी करने की, जिस पर चौहान उसे चुप कराता है। फिर भूषण कहता है कि मैं भले ही पुलिस वाला हूँ, लेकिन मेरी पुश्तैनी काफी जमीन है, मैं खानदानी रईस हूँ और आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। शान्विका के साथ इतना सब कुछ हुआ, इसके बावजूद मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर चौहान सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन पुष्कर तो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन कुलदीप जाकर प्रेरणा से मिलता है और वो उसे अपने पापा से मिलवाती है। तब कुलदीप के मार्क्स देखकर उसके पापा चौंक जाते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स लाकर तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। कुलदीप कहता है कि मजबूरी के लिए। खैर प्रेरणा के पापा कहते हैं कि हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, अगर तुमने वो पास कर लिया तो तुम्हारी 50% फीस माफ हो जाएगी। जो सुनकर कुलदीप खुश हो जाता है। इसके बाद वो अगले दिन आकर टेस्ट देता है, जिसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं और 50% ऑफ पाकर उसका एडमिशन कोचिंग सेंटर में हो जाता है। अब कुलदीप अपनी पढ़ाई शुरू करता है, जिसमें वो दिन में तो रिक्शा चलाता और रात में पढ़ाई करता। उसी बीच वो कोचिंग में भी पढ़ने का टाइम निकालता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और कुलदीप तो पहले से टॉपर था, इसलिए उसे पढ़ने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। जिसके बाद कुलदीप अपना प्रीलिम्स एग्जाम भी दे आता है। इधर हम भूषण को देखते हैं, जिसके पास शान्विका आती है और वो उसे खूब सुनाती है कि मेरे से शादी करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। भूषण कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए कुछ भी हो जाए शादी मैं तुमसे ही करूंगा। और शान्विका
गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि कुलदीप ने अपने एग्जाम निकाल लिया है। वही प्रेरणा इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाई। तब वो पहले तो दुखी हो जाती है, पर कुलदीप को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद कुलदीप घर आकर ये खुशखबरी सबको सुनाता है और सब काफी खुश होते हैं। साथ ही कुलदीप अब मेंस की तैयारी में भी लग जाता है। फिर एक दिन कुलदीप को पिंटू का फोन आता है जो बताता है कि शान्विका शादी करने वाली है, जो सुनकर कुलदीप को एकदम से झटका लगता है कि ये कैसे। असल में कुलदीप के मन में अभी भी शान्विका के लिए प्यार था, पर वो उसे नफरत भी उतनी ही करने लगा था। इसके बाद कुलदीप सीधा अपने गाँव की ओर निकल लेता है और यहाँ शान्विका की शादी की तैयारी चल रही थी। तब मौका पाते ही कुलदीप शान्विका को साइड में ले जाता है और उसे गाली देकर वहाँ से निकल आता है। यहाँ शान्विका बस देखती रह जाती है कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसके मन में आज भी कुलदीप के लिए फीलिंग्स थी, पर डर के मारे वो अपने पापा से कुछ बता नहीं पाई। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में आज शान्विका की शादी होती है। वहीं कुलदीप अपनी माँ के पास आकर खूब रोता है क्योंकि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। इधर रात को भूषण अपने हनीमून की तैयारियों में लगा होता है। तभी वह शान्विका आती है और कहते कि शादी तो हो गई, पर मैं तुम्हें कभी अपने करीब आने नहीं दूंगी। जो सुनकर भूषण कहता है कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा। ये कहकर वो अलग कमरे में चला जाता है। इधर कुलदीप आज भी उदास बैठा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तब प्रेरणा उसे समझाती है कि प्यार तो होता रहेगा, पर तुम्हें इसी धोखे की ताकत को पढ़ाई में लगानी चाहिए ताकि तुम कुछ बन पाओ। साथ ही वो बताते कि मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है जो क्रैक हो गया था। अब रिजल्ट में देखते हैं क्या आता है। ये सुनकर कुलदीप भी खुश हो जाता है। इसके बाद कुलदीप फिर से पढ़ाई शुरू करता है और उसका मेंस का एग्जाम भी हो जाता है। फिर एक दिन प्रेरणा कुलदीप को छत पर बुलाती है और बताती है कि मेरा पीसीएस क्लियर हो गया। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है, साथ ही उसे किस भी कर देती है। लेकिन कुलदीप पीछे हट जाता है और कहता है कि हम बस दोस्त बने रहे, यही अच्छा होगा। जिस पर प्रेरणा उसकी बात समझती है और दोस्त बने रहने के लिए कहती है। फिर अगले दिन प्रेरणा अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और कुछ दिन बाद कुलदीप का रिजल्ट आता है जिसमें उसने मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था और ये बात वो प्रेरणा को भी बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश होती है। यानी अब कुलदीप को केवल इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, जिसके बाद वो आईएएस बन जाएगा। अब रात को जब कुलदीप पढ़ रहा होता है तभी लाइट चली जाती है, इसलिए वो पढ़ने के लिए एक पास के घर में जाता है और बाहर बैठकर पढ़ने लगता है। इस तरह से कुलदीप अपने इंटरव्यू की तैयारी करता है और उसका जज्बा देखकर सब हैरान थे। अब कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का दिन आता है तो कुलदीप की माँ और राजा उसे छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक गाड़ी कुलदीप की माँ को उड़ा देती है और कुलदीप बस देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। हालांकि ये लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और राजा कहता है कि तुम जाओ, मैं मौसी को संभाल लूंगा। तब कुलदीप इतनी बुरी हालत में अपना इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू में कुलदीप से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो बहुत ही अच्छे से जवाब देता है और इंटरव्यू पूरा होते ही वो अपनी माँ से मिलने आता है। कुलदीप की माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब कुलदीप अपनी माँ को इंटरव्यू के बारे में बताता है, लेकिन नर्स कहते कि माँ बस सुन सकती है, कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो तो कोमा में है। ये सुनकर तो कुलदीप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आज जब मैं अपनी मंजिल के इतना करीब पहुँचने वाला हूँ तो ये क्या हो गया। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में कुलदीप इसी सदमे के साथ बाहर आता है कि माँ कोमा में है और वो अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जो कि उसके पापा समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। इसके बाद वो भी अपनी बीवी को उठाने की काफी कोशिशें करते हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन था। हालांकि अगले दिन से कुलदीप अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है और उसे अब किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय अपनी माँ के। फिर एक दिन कुलदीप का भाई राजा आकर बताता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट है, जाओ देखने। तब बिना मन के कुलदीप अपना रिजल्ट देखने जाता है और यहाँ शान्विका और भूषण जब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी न्यूज पर बताते हैं कि किसी कुलदीप कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है, जो सुनकर शान्विका हैरान हो जाती है। वही कुलदीप जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। तब कुलदीप की माँ भी रोने लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इन्हीं सब के बीच उनकी सांसें उखड़ती हैं और आज कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है। कुलदीप ये देखकर हैरान था कि आज इतनी खुशी के दिन पर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब वो अपने आगे की खुशियाँ कैसे बांटेगा। फिर ये लोग कुलदीप की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वापस लौटते समय रास्ते में बारात पड़ती है, जिसमें आज कुलदीप के पापा सब कुछ भूलकर खूब नाचते हैं और ये देखकर कुलदीप फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद यह शान्विका आज किसी बात को लेकर टेंशन में थी, इसलिए वो सीधा बाइक निकालती है और राइड पर चली जाती है। असल में उसे कुलदीप की याद सता रही थी। फिर जैसे वो घर लौटती है तो भूषण उस पर खूब गुस्सा करता है कि बिना पूछे कहाँ चली गई थी, अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता। ये सब सुनकर आज शान्विका भूषण के करीब आती है और भूषण को एक्सेप्ट
कर लेती है। इधर आज चौहान जब अपनी फैक्ट्री में आता है तो उसे उसका आदमी बताता है कि वो कुलदीप ने तो यूपीएससी में टॉप किया है, जिस पर चौहान कहता है कि ये कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, हटवा देंगे हम इसे। तब उसका आदमी कहता है कि एक टॉपर को हटाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके आगे तो नेताओं की भी नहीं चलेगी। जो सुनकर चौहान थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुलदीप अब आईएएस बन चुका है और अब उसकी पोस्टिंग सितारपुर यानी उसी के गांव में हो जाती है, जो उसने खुद ही करवाई थी। तब यहाँ आकर वो एक नदी पर पुल बनाने के लिए कहता है, जिससे वो कॉलेज जाया करता था, ताकि गांव के लोगों और यहाँ के बच्चों को कभी नदी पार करने में दिक्कत ना हो। साथ ही कुलदीप यहाँ अपना बदला लेने के विचार से भी आया था। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में आज कुलदीप अपनी सितारपुर में पोस्टिंग ज्वाइन करता है और यहाँ चौहान दद्दू को मिलने के लिए बुलाता है। और दोस्तों, हमने सीरीज की स्टार्टिंग में एक गलती कर दी थी कि दद्दू को सीएम बता दिया था। असल में वो कोई सीएम नहीं बल्कि सितारपुर के एक मिनिस्टर थे। खैर, अब दद्दू को चौहान बड़े प्यार से समझाता है कि मंत्री जी वो नया डीएम आया है ना कुलदीप नाम से, उसका ट्रांसफर करवाना था। जिस पर दद्दू कहता है कि मैं क्या, उसका ट्रांसफर तो सीएम साहब भी नहीं करवा सकते, वो टॉपर है ना, जहाँ वो हाथ रखेगा उसे वहीं पर भेजा जाएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चौहान भड़क जाता है और दद्दू को गुस्से में भगा देता है। तब दद्दू बाहर आकर अपने आदमी से कहता है कि गाड़ी सीधा कुलदीप के पास ले चलो। अब दद्दू कुलदीप से आकर मिलता है और उसकी खूब चापलूसी करता है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। हालांकि कुलदीप समझ रहा था कि दद्दू बस दोस्ती बढ़ाने आया है। फिर दद्दू कहता है कि आपका और मेरा दुश्मन दोनों एक ही है चौहान, अगर हम हाथ मिला ले तो चौहान को कोई बचा नहीं पाएगा। जो सुनकर कुलदीप को बात सही लगती है, पर दद्दू कहता है कि इसके लिए आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए और हम साथ मिलकर अपना बदला ले सके। साथ ही दद्दू कहता है कि आप नदी पर पुल बनवाना चाहते हैं, वो चौहान चाहे तो बनने नहीं देगा, वही हम चाहे तो बनवा देंगे, पर आप रिश्तेदार बन जाइए पहले। इस पर कुलदीप सोच में पड़ जाता है और दद्दू कहता है कि आप कल हमारी बेटी से मिलने आइए, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और फिर अपना निर्णय बताइएगा। इसके बाद रात को हम दद्दू और उसकी बेटी माला को देखते हैं, जहाँ वो मना कर रही थी कि वो बिना लड़के को जाने शादी नहीं करेगी। पर दद्दू कहता है कि बेटा वो आईएएस है, वो भी टॉपर, उससे शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर वो लड़की कहते कि ठीक है, पहले मुझे उनसे मिलना होगा। अब अगले दिन कुलदीप और माला दोनों मिलते हैं और माला ही अपने बारे में कुलदीप को बताने में लगी हुई थी, पर कुलदीप कुछ नहीं बोलता। फिर माला पूछती कि आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मान गए, जिस पर कुलदीप कहता है कि रिश्ते तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं, और फिर वो दद्दू को शादी के लिए हाँ कह देता है। असल में कुलदीप के लिए अपने बदले से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वहीं माला भी शायद अब शादी के लिए मान गई थी। इधर शान्विका जब काम कर रही थी तभी उस पर उसकी सहेली का फोन आता है, जो बताती है कि कुलदीप दद्दू की बेटी से शादी करने वाला है। ये सुनकर शान्विका उदास हो जाती है, क्योंकि वो आज भी कुलदीप को भुला नहीं पाई थी। फिर वो भूषण के गले लगकर खूब रोती है और भूषण कुछ समझ नहीं पाता। इधर आज राजा उससे पूछता है कि शादी की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर कुलदीप कहता है कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है, और राजा भी कुछ बोल नहीं पाता। वहीं हम कुलदीप के पापा को देखते हैं, जिनकी हालत एकदम खराब थी और कुलदीप का स्टाफ उनकी सेवा करता था। फिर राजा कहता है कि अब हम यहाँ आ गए हैं तो क्यों ना उस पुराने घर को सही करवा लेते हैं, जिसे चौहान के आदमी ने जला दिया था। इस पर कुलदीप कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पर उस घर को हाथ मत लगाना, अब वो तभी सही होगा जब मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर राजा को भी कंफर्म हो जाता है कि कुलदीप अपना बदला लेने ही आया है। इधर दद्दू और उसका आदमी साथ में शराब पी रहे होते हैं। तब दद्दू कहता है कि यार हम पुल तो बनवा देंगे कुलदीप के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें कुलदीप को और भी बड़ा गिफ्ट देना है अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए। फिर दद्दू को एक आइडिया आता है और वो हंसने लगता है कि अब मजा आएगा। फिर अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जो नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है और फिर उस नाव में हंसिया से छेद कर देता है। फिर मौका पाकर वो वहाँ से निकल लेता है और नाव में 15-16 लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब एक आदमी फोन करके किसी को कहता है कि आपका काम पूरा हो गया। फिर जब कुलदीप अपना काम कर रहा था तब उसका पी आकर बताता है कि सर एक हादसा हुआ है जिसमें 15 लोग नदी में डूबकर मारे गए। इस पर कुलदीप जल्दी से वहाँ पहुँचता है और जगह का मुआयना करता है। वहीं चौहान भी ये सब देखने आता है, लेकिन कुलदीप को देखकर वो वहीं रुक जाता है और पुष्कर कहता कि ये कुलदीप यहाँ आया है और ये कांड हो गया, इससे हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब चौहान कहता है कि अपने वकील को कहो कि सारी तैयारियां कर ले, ये डीएम है, कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। और उसी समय कुलदीप चौहान को घूर रहा होता है, यानी अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में कुलदीप उस जगह का मुआयना करता है और फिर वो यहाँ से एक ब्रिज बनाने का ऑर्डर पास कर देता है। साथ ही वो चौहान के अंदर जितने भी घाट हैं सबको सीज करवा देता
देता है जहां से चौहान की इनकम आती थी। वहीं उसने चौहान के ऊपर कार्रवाई भी बैठा दी थी। इसके बाद एक पुलिस वाला चौहान को पुलिस के सामने पेश होने का ऑर्डर देने आता है, पर उसकी बीवी कहती है कि वो घर पर नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर 3 दिन में वो पेश नहीं हुए तो सीधा उनके खिलाफ वारंट निकल जाएगा। वहीं हम चौहान को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तब अंगद कहता है कि ये कुलदीप हमसे बदला लेने ही आया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तब चौहान कहता है कि उसे भी हम देख लेंगे। इसके बाद ये लोग सीधा अपने वकील से मिलते हैं जो कहता है कि आपके जिस काम पर कुलदीप ने छापा मारा है उसे तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो डीएम है। साथ ही अब तो वो दद्दू का दामाद भी बनने वाला है, इसलिए हमें ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, पता नहीं वो कब वार कर दे। इधर कुलदीप आज नए पुल का काम चालू करा देता है और वहीं कुलदीप को भूषण दिखता है। वो समझ जाता है कि यही शानविका का पति है। खैर इसके बाद हम शानविका और भूषण को देखते हैं जो खाना खा रहे थे, पर तभी भूषण को उसके सर का कॉल आता है और उसे अर्जेंट जाना पड़ता है। फिर भूषण को उसके सर कहते हैं कि आज से तुम्हें डीएम साहब की सिक्योरिटी में रहना होगा, जिसके लिए भूषण मना कर देता है। पर उसके सर उसे डांट देते हैं कि जो ऑर्डर मिला है उसे फॉलो करो वरना अच्छा नहीं होगा। इधर हम दद्दू के घर पर देखते हैं जहाँ माला की शादी की तैयारियां चल रही थी। तब माला अपनी माँ से कहती है कि उस कुलदीप ने हमसे एक सवाल तक नहीं पूछा और शादी के लिए हाँ कर दी, कहीं मैं उसके साथ फंस ना जाऊं। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़के ज्यादा बोलते नहीं, कुलदीप भी बहुत शांत लड़का है। इधर दद्दू आज बहुत खुश होता है अपनी बेटी की शादी से। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि आज चौहान के घर चलते हैं, उसकी बर्बादी से पहले उसका मुंह मीठा करा दें ताकि उसे हम पर शक न हो कि उसे बर्बाद करने में हम भी शामिल हैं। इसके बाद ये लोग सीधा चौहान के पास आते हैं और दद्दू इन सब लोगों को शादी में इनवाइट करता है, जिसपे चौहान कहता है कि हम जरूर आएंगे और दद्दू हंसते हंसते चला जाता है। यही सीन चेंज होता है जहां हम माला और कुलदीप की शादी का फंक्शन देखते हैं और यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। तभी वहाँ पर चौहान भी आता है जो भूषण को कुलदीप की सिक्योरिटी में देखकर चौंक जाता है। फिर वो कुलदीप को बधाई देता है, जिस पर कुलदीप उन्हें कहता है कि आज तो आप आए हैं, कभी हम भी आपके यहाँ पर जरूर आएंगे। ये एक तरह की धमकी थी। खैर फिर भूषण से चौहान पूछता है कि तुम इसकी सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो, जिस पर भूषण कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद जब कुलदीप ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके पास पुष्कर आता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, कभी भी गिरा दिए जाओगे। जिस पर कुलदीप उसे खूब सुनाता है कि जो तुम सब ने मेरे साथ किया था उन सब की भरपाई तो मैं करवा कर रहूंगा। ये सुनकर पुष्कर चुपचाप चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में पुष्कर चौहान से आकर कहता है कि वो कुलदीप कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, पर चौहान उसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे डीएम से पंगा नहीं लेना था। और ये सब देखकर दद्दू हंस रहा था। अब फंक्शन खत्म होने के बाद भूषण सारे गिफ्ट गाड़ी में रखवा रहा होता है। तभी उसे शानविका का कॉल आता है कि तुम कब तक आओगे, जिस पर वो मना कर देता है कि डीएम साहब की सेवा में लगा हूँ, आज तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर शानविका कॉल काट देती है। अब हम कुलदीप और माला को रूम में देखते हैं जहाँ कुलदीप काफी शर्मा रहा था, पर माला उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में जान लो तो अच्छा रहेगा। साथ ही वो कहते कि मुझे सब पता चल गया है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, पर कुलदीप उसकी बात काट देता है कि हम सब कुछ धीरे धीरे जान लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। असल में कुलदीप माला को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसने तो बस अपने बदले के लिए माला से शादी कर ली थी। तब कुलदीप को ऐसे दूर दूर जाता देखकर माला उदास हो जाती है। वो उससे कहते कि अब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा ही। साथ ही वो कहते कि तुमने और पापा ने मेरी जिंदगी का डिसीजन ऐसे ही ले लिया, पर अब मुझे खुश रहना है, मैं कुछ नहीं जानती। ये सब कहकर माला गुस्से में सोने चली जाती है और कुलदीप कुछ नहीं कहता। अब हम अगले दिन दद्दू को योगा करते हुए देखते हैं, जिसे कुलदीप का फोन आता है और वो उसे कहता है कि माला को समझा दीजिए, वो पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। तब दद्दू कहता है कि हम माला से बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बस चौहान का इंतजाम करिए। इसके बाद जब चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है तो अंगद बताता है कि हमारे कारोबार पर रेड पड़ चुकी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। साथ ही पता चलता है कि चौहान के सारे धंधों को भी सीज किया जा रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जो सुनकर चौहान समझ जाता है कि कुलदीप किसी को छोड़ेगा नहीं। तब पुष्कर कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा
लेकिन चौहान मना करता है कि पहले मुझे दद्दू से बात करने दो, शायद वो सब देख ले। अब ये लोग दद्दू को फोन मिलाते हैं, लेकिन वो तो इनका कॉल ही रिसीव नहीं करता। ये देखकर पुष्कर को और भी गुस्सा आता है। तब चौहान कहता है कि मैं जरा कुलदीप से बात करता हूँ, शायद वो समझ जाए। लेकिन जब ये लोग कुलदीप को फोन करते हैं तो वो अपने पापा के साथ बिजी था, इसलिए वो बात करने से ही मना कर देता है। ये सब देखकर चौहान भड़क जाता है और गुस्से में पुष्कर को कहता है कि इस कुलदीप को खत्म करने का समय आ गया है, वरना ये हमें खत्म कर देगा। जिस पर पुष्कर कुलदीप की मौत का इंतजाम करने चला जाता है। इसके बाद हम कुलदीप को कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में मंदिर से शान्विका निकल रही थी, जो कुलदीप को नजर आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में पुष्कर और अंगद एक गैंग के पास आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर्स करते थे। इस गैंग के लीडर का नाम गौरी था। यहाँ पुष्कर गौरी से आकर सीधा कुलदीप के बारे में बताता है और कहता है कि इसे जल्द से जल्द टपकाना होगा, जिस पर गौरी भी मान जाता है और कहता है कि आपका काम कल ही हो जाएगा। अब अगले दिन हम भूषण को घर पर देखते हैं, जो शान्विका को बता रहा था कि कैसे कुलदीप ने चौहान के सारे धंधों को बंद करवा दिया है। तब भूषण कहता है कि एक बार तुम कुलदीप से बात करके देख लो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन ये सुनते ही शान्विका मना कर देती है और भूषण अपने काम पर निकल जाता है। इधर हम कुलदीप की मौसी के लड़के राजा को देखते हैं, जो कुलदीप से मिलने आया था और आज वो वापस जा रहा था। तब कुलदीप उससे मिलने के बाद उसे स्टेशन छुड़वा देता है और कहता है कि कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत फोन कर देना। फिर जब कुलदीप अपने ऑफिस में होता है तभी उसका पीए आकर बताता है कि आपके पीठ पीछे गैर कानूनी काम हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। जिस पर कुलदीप कहता है कि हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। इसलिए वो भूषण और पीए चुपचाप उस जगह निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग खेत के रास्ते से जा रहे थे तो कुलदीप को वहाँ बिताए शान्विका के साथ पल याद आते हैं और वो अपना ध्यान भटकाने लगता है ताकि उसे ये सब याद ना आए। तभी इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है और ये हमला गौरी ने किया था, जहां कुलदीप का ड्राइवर मारा जाता है। और जैसे ही पूरी गैंग कुलदीप को मारने आती है तो पता चलता है कि कुलदीप, भूषण और पीए वहां से भाग चुके हैं। फिर ये लोग उनका पीछा करते हैं तो कुलदीप बिल्डिंग में छुपकर इन पर फायरिंग करने लगता है। तब यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कुलदीप और भूषण मिलकर कई सारे गैंग के आदमी को मार गिराते हैं। और ये सब देखकर गौरी अपने एक आदमी के साथ चुपचाप जान बचाकर निकल लेता है। उसी समय दद्दू को भी अटैक की खबर मिल जाती है, इसलिए वो भी अपनी फोर्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर तब तक कुलदीप ने सबको निपटा दिया था। अब दद्दू गुस्से में अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जिसने भी मेरे दामाद पर हमला किया है उनका पता लगाओ, वरना यहाँ मैं आग लगा दूंगा। इसके बाद चौहान का वकील उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने डीएम को मारने की कोशिश की है और इसका शक आप पर जा रहा है, इसलिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए, वरना अब ना दद्दू तुम्हें छोड़ेगा ना डीएम। ये सुनकर तो चौहान भी डर जाता है कि अब क्या करे। इधर आज चौहान की हवेली में पुलिस उसे ही ढूंढने आई थी, पर वहाँ चौहान नहीं मिलता। वहीं यहाँ जैसे कुलदीप घर आता है तो माला उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो अटैक की खबर सुनकर काफी डर गई थी। पर कुलदीप इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। इधर आज शान्विका अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ उसे खूब सुनाती है कि तेरे कारण आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है, ना तो उस लड़के के साथ कांड करती न इतना सब कुछ होता। जो सुनकर शान्विका चुपचाप फोन काट देती है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर चौहान को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए थे, पर चौहान इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं बड़े बड़े ऑफिसर भी चौहान के पीछे लग चुके थे। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में गौरी अपने आदमियों के साथ हफ्ता लेने एक जगह पर आता है। तभी उस पर दो लोग हमला कर देते हैं और फिर उसे सीधा अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं। अब वो जाते कहाँ हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इधर आज रात दद्दू कुलदीप के घर पर खाना खा रहा होता है और वो दद्दू से गुस्से में कहता है कि पता नहीं ये चौहान कहाँ गायब है, उसका मिलना बेहद जरूरी है। जिस पर दद्दू कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा और हाँ, चौहान और पुष्कर जिंदा नहीं बचेंगे। यह सुनते कुलदीप मना कर देता है कि नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है, बस जिंदा पकड़ना है, सजा उन्हें कोर्ट देगी। पर दद्दू कहता है कि वो लोग निकलकर फिर से आप पर हमला करेंगे, इसलिए जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। तब ये सुनते कुलदीप के पिता दद्दू को चाटा मार देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कोई उनके बेटे से ऊंची आवाज में बात करे। तब ये देखकर कुलदीप उन्हें अंदर भेजता है और दद्दू भी इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर हम गौरी को देखते हैं, जिसने अंगद को मिलने के लिए बुलाया था। वो अंगद से कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है, जिस पर अंगद मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी
कि गौरी अकेला ही चौहान से मिलेगा और कोई नहीं मिल सकता। तब गौरी अपने साथ बंदूक लेकर चौहान से मिलने चला जाता है और हम समझ पाते हैं कि उसके मन में कुछ तो प्लान चल रहा है। इसके बाद अंगद गौरी को जंगल के बीचों बीच एक खंडर में लाता है, जो देखकर गौरी कहने लगता है कि तभी तो चौहान को कोई पकड़ नहीं पाया, वो यहाँ छुप के बैठे हैं। खैर फिर वो यहाँ आकर चौहान से बातें करने लगता है और इतने में अंगद गौरी की बंदूक निकाल कर रख लेता है कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। जिसके बाद चौहान गौरी से कुलदीप को मारने वाली बात करने लगता है और गौरी बातें बनानी शुरू कर देता है जो बात इन्हें सही नहीं लगती। तभी ये लोग गौरी पर हमला कर देते हैं और यहाँ गौरी बंदूक लेने के लिए भागता है, पर यहाँ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैसे ये लोग गौरी को पकड़ते हैं तो चौहान कहता है कि दद्दू के पास क्यों गए थे। तब यहाँ रिवील होता है कि वो जो दो लोग गौरी को अपने साथ ले गए थे वो दद्दू के ही आदमी थे। यहाँ पर दद्दू ने गौरी को चप्पल से मारा था और फिर वो कुलदीप पर बंदूक चलाने के लिए उसे जान से मारने वाला था, लेकिन गौरी ने उससे कहा कि मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जिस पर दद्दू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने चौहान का मर्डर करने के लिए उसे कह दिया, जिस पर गौरी भी मान गया। तभी हम देखते हैं कि गौरी चौहान के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्कर उसे जान से मार डालता है। वहीं यहाँ दद्दू को किसी का फोन आता है, जो सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। इधर माला कुलदीप से पूछती है कि आज चौहान के घर पर रेड है ना। कुलदीप कहता है हाँ, पर माला कह दे कि तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते जो तुम्हारे साथ हुआ, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन कुलदीप उसकी नहीं सुनता और वो चौहान के घर पर रेड करने चला जाता है। अब हम चौहान के घर का सीन देखते हैं जहाँ रेड चालू हो चुकी थी और ये लोग हर चीज की जांच करने लगते हैं। वहीं कुलदीप को हवेली देखकर वो सब याद आता है जो चौहान ने उसके साथ किया था और उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भरने लगता है। तभी वह शान्विका आती है और उसे कुलदीप देखता ही रह जाता है। हालांकि तभी वो उसे सुनाने के लिए कहता है कि इस घर में जो कुछ भी बचा है वो सब लेकर चलो। तब शान्विका अंदर जाती है और कुलदीप रेड खत्म करके चला जाता है। हालांकि अब शान्विका ने मन बना लिया था कि वो अपने पिता के पीछे कुलदीप से टक्कर लेगी। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। तो एपिसोड 16 की शुरुआत में दद्दू का आदमी उसे एक न्यूज देता है कि उन दोनों चौहान भाइयों ने सरेंडर कर दिया है, जो सुनकर दद्दू उदास हो जाता है। वो कहता है कि यार अच्छा मौका था चौहान औरों को निपटाने का, अब मजा नहीं आएगा। तब उसका आदमी कहता है कि ये तो अच्छा ही हुआ ना, चौहान पर केस तो यहीं से चलेगा और यहाँ आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके चौहान को तड़पाना और आपको मजा आएगा। ये सुनकर दद्दू खुश हो जाता है कि चलो अब आया आउट पहाड़ के नीचे। इधर हम कुलदीप को देखते हैं जो शान्विका को ही याद किए जा रहा था, यानी वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। वहीं हम शान्विका को देखते हैं जो घर पर उदास बैठी थी कि वो अब करे क्या। फिर अगले दिन उन दोनों चौहान भाइयों को पकड़कर लाया जाता है और ये न्यूज हर तरफ चल रही होती है। वही देखकर कुलदीप भी कहता है कि अच्छा हुआ ये चौहान पकड़ा गया, अब इसे सजा कानून देगा। लेकिन दद्दू कहता है कि सजा तो इसे अच्छे से मिलेगी। फिर रात में चौहान और पुष्कर जब जेल में होते हैं तो चौहान की हालत खराब होने लगती है, तो वो पुष्कर से पानी मांगता है। पुष्कर जल्दी से पुलिस वाले को बुलाता है कि जाओ पानी लेकर आओ। तब पुलिस वाला चौहान के लिए गंदा पानी लेकर आता है कि अभी यही अवेलेबल है, पीना है तो पियो वरना ऐसे ही रहो। तब चौहान कहता है कि यही चलेगा और पुष्कर चौहान को गंदा पानी ही पिला देता है। फिर चौहान कहता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें उस टाइम पर शान्विका और कुलदीप को बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए था, लेकिन हमने पहले कुलदीप और उसके परिवार को तड़पाया, यहाँ तक कि उसके घर को भी आग लगा दी थी। ये हमने अच्छा नहीं किया, उसी की सजा हमें मिल रही है, जिसमें बेचारी शान्विका भी पिस गई, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तब वो पुष्कर कहता है कि भैया आप चौहान हैं, आप उदास मत होइए, हम जल्दी यहाँ से निकलकर राज करेंगे और उस कुलदीप को भी देख लेंगे। उसी समय पुलिस वाला आकर कहता है कि तुम दोनों को अलग अलग सेल में डालने के ऑर्डर मिले हैं और वो पुष्कर को अपने साथ ले जा लेता है। तब चौहान सोच में पड़ जाता है कि मैं जेल से निकलकर कुलदीप और उसके पापा से माफी जरूर मांगूंगा। इसके बाद हम भूषण को देखते हैं जिसे कुलदीप के पीए ने बुलाया था और वो उसे कुलदीप की तरफ से इनवाइट करता है घर पर पार्टी में। साथ ही वो कहता है कि अपनी वाइफ को भी लेकर आना, सर ने खास कहा है। फिर भूषण घर पर जाकर शान्विका को बताता है और कहता है कि मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम्हें उसके सामने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन शान्विका कह दे कि नहीं मैं भी चलूंगी, देखो जरा उसने बुलाया क्यों है। जिसके बाद ये दोनों कुलदीप की पार्टी में आते हैं और यहाँ दद्दू शान्विका से उसका हालचाल लेने लगता है। साथ ही वो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे चौहान के जेल जाने से बहुत दुख हुआ है और चौहान को जेल भिजवाने के पीछे कुलदीप का ही हाथ है। तभी शान्विका माला को देखती है और उससे मिलने चली जाती है, जहाँ वो माला के गले लगकर कहती है कि शायद तुम्हारा पति मुझे आज तक भुला नहीं पाया, उसे अपने करीब लाओ और अपना बना लो। इस पे माला कहती है कि मुझे लगता है आप भी उन्हें अभी तक भुला नहीं पाई।
तभी तो इतनी फिक्र कर रही हैं। जो देखकर दद्दू आ जाता है और दोनों को अलग अलग कर देता है। अब हमें अगले दिन जेल का सीन दिखाते हैं, जहां पुलिस वाले चौहान को लेने आते हैं, पर पता चलता है कि चौहान की तो मौत हो गई है। इसके बाद खबर मिलते ही शानवी का सीधा अपने पापा को देखने आती है और खूब रोती है। यहाँ पता चलता है कि चौहान को रात में हार्ट अटैक आया था। तब भूषण शानविका को संभालता है। इसके बाद चौहान की शोक सभा में अंगद आकर बताता है कि हमने पुष्कर की जमानत करा ली है। फिर वहाँ पुष्कर आता है, जो अपने भैया की फोटो देखकर खूब रोता है और वो यहाँ पर एक प्रण लेता है कि वो चौहान का बदला लेकर जरूर रहेगा। जिसके बाद वो अंगद और अपनी गैंग को लेकर निकल लेता है अपना बदला लेने के लिए। यहीं पर एपिसोड 16 खत्म होता है। एपिसोड 17 की शुरुआत में कुलदीप चौहान की इस कदर मौत से दुखी था। तब दद्दू से समझाता है कि चौहान इसी के काबिल था, आप उदास मत होइए। साथ ही वो कहता है कि अभी तो चौहान गया है, अभी तो उसकी बेटी, दामाद और उसका भाई भी बचे हैं। जो बात कुलदीप को अच्छी नहीं लगती, जिस पर दद्दू बात को घुमाते हुए कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि पुष्कर कभी भी हमला कर सकता है। तब कुलदीप के जाते दद्दू का आदमी कहता है कि ये डीएम साहब तो एक ही मौत पर घबरा गए, आपने तो अभी क्या क्या सोचा है। जो सुनकर दद्दू हंसने लगता है। अब ऑफिस में कुलदीप के पास भूषण आता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है कि सर मैं आपके सिक्योरिटी का काम और नहीं संभाल सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस पर कुलदीप कहता है कि अगर ऐसा है तो आप रिजाइन मत दो, मैं आपके सर से बात करके आपको थाने में भेज दूंगा, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर भूषण को लगता है कि कुलदीप इतना भी खड़ूस नहीं है। अब रात को जब कुलदीप आराम कर रहा होता है, तभी माला उसके पास आती है कि चलो खाना खा लो, पर कुलदीप मना कर देता है कि मेरा मूड नहीं है। इस पर यहाँ माला और कुलदीप की बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब ये सब होता हुआ कुलदीप के पापा देखते हैं और वो उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि तुमने जो जो चाहा सब पा लिया, यहाँ तक कि अपना बदला भी चौहान से ले चुके हो, पर क्या तुम खुश हो? तुम अपनी खुशी का भी सोचो। और मैं देख रहा हूँ कि वो दद्दू तुम्हारे कान बहुत भरता है, ये मत समझना कि मैं पागल हूँ। उस दिन मैंने यही सब देखकर दद्दू को मारा भी था। तुम अपना और माला का ख्याल रखो बस। तब कुलदीप कहता है कि आप ठीक हैं, अच्छी बात है, लेकिन चौहान से मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। मुझे आज भी सारी बात याद है, उन लोगों ने क्या क्या किया था। इधर दद्दू का आदमी बताता है कि सुनने में आया है डीएम साहब ने भूषण को थाने इंचार्ज बनवा दिया है, बल्कि उसे तो अपना गार्ड बनाकर रखना चाहिए था। जिस पर दद्दू कहता है कि मजा नहीं आ रहा है, इस भूषण का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब अगले दिन भूषण थाना इंचार्ज के तौर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और आज वह बहुत खुश था कि अब ड्यूटी और अच्छे से करूंगा। तभी भूषण के पास एक आदमी बैग लेकर आता है और कहता है कि मेरे 1.5 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं, आप कैसे भी करके चोर को पकड़ लीजिए। जिस पर भूषण उसके केस की बात करते करते बाहर चला आता है और हम देखते हैं कि वो बैग तो यहीं छोड़ गया है। फिर जब भूषण वापस आता है तो बैग देखकर आवाज लगाता है कि जो कोई भी अपना बैग वापस ले जाओ। तभी वहाँ पर वो आदमी वापस आता है और कहता है कि ये तो आपके लिए घूस है। उसी समय वहाँ करप्शन ब्यूरो वाले आ जाते हैं और भूषण बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है घूस लेने के जुर्म में। जिसके बाद न्यूज में भी भूषण के खिलाफ न्यूज चलने लगती है और उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है और नौकरी भी चली जाती है। वहीं शानविका ये न्यूज देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो पुष्कर से कहती है कि कुछ करो इस मामले में। तब गुस्से में पुष्कर सीधा कुलदीप को कॉल लगा के गालियां देने लगता है कि तू इतना नीचे गिर गया, हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ तक कि वो कुलदीप को जान से मारने की धमकी भी दे देता है। जो सुनकर कुलदीप सीधा पुष्कर के खिलाफ एफआईआर करने को कहता है कि इसने डीएम को मारने की धमकी दी है। यहीं पर एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की शुरुआत में दद्दू गुस्से में कुलदीप के ऑफिस आता है और सारे ऑफिसर को डांटने लगता है कि डीएम को एक आदमी धमकी दे रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब कुलदीप कहता है कि वो सब तो हम देख लेंगे, पर दद्दू तो उसकी एक नहीं सुनता। वो एसपी को ऑर्डर देता है कि उस पुष्कर पर कार्रवाई करो वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वाले पुष्कर को अरेस्ट करने उसकी हवेली पर आते हैं, पर वहाँ अंगद कहता है कि वो तो शहर छोड़कर कब का चले गए हैं, अब पता नहीं कहाँ होंगे वो। तब एसपी सीधा चौहान की बीवी को धमकी देता है कि पुष्कर अगर टाइम पर सरेंडर नहीं करेगा तो देख लेना हम ये हवेली न गिरा दे। फिर पुलिस के जाते चौहान की बीवी अंगद को कहती है कि पुष्कर को कहो सरेंडर कर दे, हमें कोई और पंगा नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम कुलदीप के दोस्त पिंटू को देखते हैं, जो आज कुलदीप से मिलने आता है, पर गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देते। तभी वहाँ से कुलदीप गुजर रहा होता है, जो पिंटू को देखते उसके पास आ जाता है और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है। यहाँ पिंटू कुलदीप की खूब तारीफ करता है कि भाई तूने कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। इधर आज जेल में शानविका भूषण से मिलने आती है और भूषण उसके पास बैठकर खूब रोता है कि मैंने आज तक 1 रुपए भी नहीं लिए किसी से और मुझे इन लोगों ने इतने बड़े इल्जाम में फंसा दिया, मेरा क्या होगा अब। तब शानविका कहते कि हम सब ठीक कर देंगे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ।
फिर यहाँ कुलदीप पिंटू को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ दोनों खूब सारी बातें करते हैं और पुराने दिनों को भी याद करते हैं। इसके बाद पिंटू कुलदीप को उसके पुराने घर पर लेकर आता है कि वहाँ भी जाना चाहिए, और इतने सालों बाद कुलदीप यहाँ कर खूब रोता है। उसे वो सब याद आता है जो भी उसके साथ हुआ था। फिर पिंटू कहता कि यार तुम जब से मिले हो खुश नहीं लग रहे, इतने साल बीत गए, अब तुम्हें बीती बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। पर कुलदीप कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। जिसके बाद पिंटू यहाँ से अपनी जॉब पर निकल जाता है। इधर वही आदमी जिसने भूषण को फंसाया था वो कहीं छुपकर दद्दू के आदमी से बात कर रहा होता है कि उसे तो फंसा ही दिया है, पर आप सब मेरा ख्याल रखना, आगे के काम मुझे ही मिलने चाहिए। जिस पर हम समझ पाते हैं कि ज्यादातर जितने भी कांड हो रहे हैं वो दद्दू कुलदीप की आड़ में करवा रहा है। तभी उस आदमी के पास अंगद और पुष्कर पहुंच जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं, साथ ही उसके घुटने भी तोड़ देते हैं जिससे वो चल नहीं पाता। इसके बाद हम शान्विका को देखते हैं जो न्यूज सुन रही थी, जिसमें भूषण को जिस आदमी ने फंसाया था उसी की वीडियो चल रही थी, और वो आदमी कहता है कि मैंने उन्हें झूठे केस में फंसाया है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जिसके बाद हर जगह यही न्यूज चलने लगती है, जो सुनकर शान्विका खुश हो जाती है। वहीं ये न्यूज सुनकर कुलदीप एसपी को डांटता है कि इस आदमी को हमारे सामने लाइए। इधर वही आदमी पुष्कर से कहता है कि अब तो मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, पर पुष्कर गुस्से में उसे जान से मार कर चला जाता है। इसके बाद पुष्कर अगले दिन अपनी भाभी के कहने पर सरेंडर करने आता है अपने वकील को लेकर। तब पुष्कर उस पुलिस वाले पर पैसे फेंक कर मारता है और कहता है कि अरे ये तो मेरा ही आदमी है, मैंने इसे खूब माल खिलाया है। फिर उसे पैसे देकर पुष्कर कहता है कि चल अब मेरे लिए बढ़िया सा इंतजाम करके दे। तभी वो आदमी उठता है और बातों बातों में पुष्कर के पैर पर गोली मार देता है। ये देखकर वकील पुलिस वाले को धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, पर वो पुलिस वाला कहता है कि हमारे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद पुष्कर को हॉस्पिटल ले जाते हैं कि कहीं ये मर न जाए। इधर दद्दू कुलदीप के पास आता है और खुशी से बताता है कि उस पुष्कर ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली मार दी। तब हम समझ पाते हैं कि उस पुलिस वाले से भी वो काम दद्दू नहीं करवाया था। फिर कुलदीप अपने काम में लग जाता है और दद्दू आज फिर से कुलदीप के पापा के पास बैठता है। तब वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलदीप के पापा दद्दू को देखते ही भड़क जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। दद्दू सोचता है कि ये पागल है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता और कुलदीप आकर उन्हें शांत करवाता है। तभी वहाँ दद्दू का आदमी आकर बताता है कि भूषण को तो जमानत मिल गई है। ये सुनकर दद्दू निराश हो जाता है कि यार छूटना नहीं चाहिए था वो। वहीं यहाँ शान्विका हॉस्पिटल में पुष्कर से मिलने आती है, जिसकी हालत खराब थी, और वो कहता है कि शान्विका तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम डरना मत, मेरे आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे, अब तुम्हें ही संभालना है सब जब तक मैं नहीं आ जाता। वहीं यहाँ दद्दू कुलदीप से कह रहा होता है कि शान्विका ही इन सबकी जड़ थी, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। पर कुलदीप मना कर देता है कि मैं चाहता हूँ कि शान्विका को कुछ भी ना हो और वो चौहान की बर्बादी अपनी आंखों से देखे, तभी मुझे चैन आएगा। यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। एपिसोड 19 की शुरुआत में शान्विका की माँ आज उससे मिलने आती है और उसका हालचाल लेने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी अंगद कहता है कि भूषण जीजा जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आप खाने का प्रबंध करिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ भूषण आता है और आते ही शान्विका से कहने लगता है कि यह दद्दू इस गेम का मास्टरमाइंड है और वो कुलदीप भी गेम ही खेले जा रहा है। हम अब शांत नहीं बैठेंगे वरना ये लोग हम सबको बर्बाद कर देंगे, समय आ गया है जवाब देने का। तभी बाहर से अंगद फोन पर बात करता हुआ आता है, जो काफी टेंशन में लग रहा था। वो भूषण से कहता है कि आपको मारने की साजिश चल रही है, आज रात ही अटैक होगा यहाँ पर और लूट के नाम पर वो लोग आपको मारकर चले जाएंगे, इसलिए ऐसा करिए आप मेरे साथ गांव चलिए, वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपको। तब भूषण कहता है कि रुको मैं पुलिस को बता देता हूँ, लेकिन अंगद कहता है कि सब मिले हुए हैं और शान्विका भी कहती है कि आप अपनी जान बचाइए, आप जाइए अंगद के साथ। तब भूषण शान्विका से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही अंगद अपने आदमियों से कहता है कि यहाँ का ख्याल रखना, कोई भी हमला करे तो उसे छोड़ना मत। इधर हम एक लेडी को डीएम के घर के बाहर देखते हैं, जो कहती है कि मुझे डीएम से मिलना है, मैं उनकी मौसी हूँ, और इन लेडी को हमने शान्विका के घर पर काम करते हुए देखा है। खैर तभी माँ कुलदीप का पिया आता है और उन लेडी की बात सुनकर उन्हें कुलदीप से मिलवाता है। तब कुलदीप देखते ही पहचान लेता है कि मौसी आप कहाँ थी इतने दिनों से। मौसी बता दे कि मैं शान्विका के यहाँ ही काम कर रही हूँ, पर अब मुझे तुमसे मिलना ही पड़ा। मैं ये कहने आई हूँ कि इन सब में शान्विका की कोई गलती नहीं है, वो बेचारी तो फालतू में पिस रही है। जो सुनकर कुलदीप चौंक जाता है कि ऐसे कैसे, उसने ही तो अपने बाप के सामने मुझे फंसाया था। तब मौसी कहते कि शान्विका ने मुझे कसम दी थी
कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, पर लगता है सच बताना ही पड़ेगा। फिर वो बता दे कि जब तुम और शान्विका पकड़े गए तो शान्विका को उसके घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया और उसे धमकी दी कि अगर सबके सामने उसने ये नहीं कहा कि इसमें सारी गलती कुलदीप की थी तो वो कुलदीप और उसके परिवार को जान से मार देंगे। ये सुनकर शान्विका ने अपने पापा से वादा लिया कि वो झूठ बोलने को तैयार है, पर कुलदीप और उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद शान्विका कुलदीप को बचाने के लिए झूठ कह देती है कि यही मेरे पीछे पड़ा था। फिर आगे मौसी बता दे कि जब पुष्कर ने तुम्हारे घर को आग लगाई थी तो शान्विका खुद को खत्म करने वाली थी, पर इन लोगों ने उसे रोक दिया और तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वो जिंदा लाश बन गई थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। और जो पैसे तुम्हें मेरी तरफ से मिलते थे ना पढ़ाई के लिए, वो शान्विका ही भिजवाती थी ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। अब ये सब सुनकर तो कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। वो गिल्ट में आ जाता है कि मैं शान्विका को कितना गलत समझता था, मैंने उससे कितनी नफरत की और वो प्यार करती रही। फिर मौसी कहते कि आज उसके हाल बहुत बुरे हो रखे हैं, उसका पति मारा मारा घूम रहा है, पता नहीं अब बेचारी के साथ क्या होगा। इधर अब अंगद भूषण को लेकर एक नदी के पास आता है और पीछे से दो आदमी आकर उस पर हमला कर देते हैं। भूषण समझ जाता है कि अच्छा तुम भी गद्दार निकले और वो इनको मारने लगता है, लेकिन अंगद के आदमी उसे नदी में डुबाकर जान से मार डालते हैं। फिर अंगद सीधा दद्दू के आदमी को कॉल करके कहता है कि काम तो हो गया है, पैसा मिल जाना चाहिए। यानी ये कांड भी दद्दू ने ही करवाया, जिसका इशारा देखकर दद्दू खुश हो जाता है। इधर अंगद रोने की एक्टिंग करता हुआ सीधा शान्विका के पास आता है और कहता कि नदी के पास आते ही जीजाजी ने उसमें छलांग लगा दी, ये कहकर कि हम जीने के लायक नहीं हैं। जो सुनकर शान्विका के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि भूषण की लाश नदी में मिली। तभी माँ शान्विका आती है और अपने पति की लाश देखकर टूट जाती है, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पर यहाँ शान्विका को वो सब याद आ रहा था जो उसके साथ हुआ, यानी अब वो भी बदला लेने के विचार में है। वहीं कुलदीप एसपी से कहता है कि आप भूषण का पोस्टमार्टम कराइए और पता लगाइए उसकी मौत कैसे हुई। तब एसपी कहता है कि उसने आत्महत्या की होगी, पर कुलदीप जांच करने को कहता है और एसपी को खूब सुनाता भी है। तब दद्दू आकर झूठ मूठ एसपी को डांटने लगता है और हम समझ पाते हैं कि एसपी दद्दू से मिला हुआ है, जो जांच करने के नाम पर वहाँ से चला जाता है। तभी माँ शान्विका आती है और दद्दू भी वहाँ से चल देता है। कुलदीप शान्विका को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जांच बैठा दी है, कातिल जल्दी पकड़े जाएंगे, पर शान्विका कह दे कि तुमने अब बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है, सारे हिसाब किताब का जवाब मैं तुम्हें दूंगी। ये कहकर शान्विका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर लग रहा था कि शान्विका कुछ बड़ा ही सोच रही है। यहीं पर यह सीजन खत्म होता है। दोस्तों अब इसके अगले सीजन में हम कुलदीप और शान्विका की टक्कर को देखेंगे, जो कि हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। वैसे क्या आप इसके सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज